अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज प्रथम चरण में आधे उत्तर प्रदेश के 37 जनपदों में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के क्षेत्र में आज पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। शहरों की सरकार चुनने का ये प्रथम चरण आज कई मायनों में बहुत अहम रहा है और कई मायनों में बहुत अफसोस वाली घटनाएं भी हुई हैं, जिनके बारे में आज हम डिबेट में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, लोकतंत्र में जनता का वोट देने का बड़ा पवित्र कर्तव्य निर्धारित किया गया है, पर इस चुनाव में एक बड़े अफसोस वाली बात हो गई है। मैं लगातार इस बात की आशंका जता रहा था और वही हुआ, और इसको लेकर बहुत अफसोस जताया जाना चाहिए। लोगों को भी इस पर बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। बेहद अफसोस की बात है कि जो शहरों के चुनाव है, खासतौर पर नगर निगम के चुनाव, बड़े शहरों के चुनाव, वहां मतदाता वोट डालने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। इससे ज्यादा खराब बात डेमोक्रेसी में और क्या हो सकती है, जबकि ये आपका चुनाव है। आपको जानकर अफसोस होगा, जो हमारे पास लेटेस्ट अब तक का डेटा मौजूद है वो बता रहा है लखनऊ में 35% वोट भी नहीं पड़े, 35% भी नहीं। गोरखपुर भी यही सीन है, प्रयागराज भी यही सीन है। अधिकांश जगहों में, बड़े शहरों में 35% के ऊपर वोट ही नहीं गया। तो ये उपेक्षा का भाव क्यों? जब आप ये कहते हैं कि आपके शहर में गंदगी है, आपके मोहल्ले में गंदगी है, आपके यहाँ साफ सफाई नहीं होती है, पीने का साफ पानी नहीं आता, सीवर सिस्टम खराब है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, आवारा कुत्ते बहुत टहलते हैं, पार्क दुरुस्त नहीं है, तब आप वोट देने क्यों नहीं निकलते हैं? विधायक और सांसद के चुनाव में जुनून की हद तक वोट डालने वाला यही मतदाता, जब उसका अपना चुनाव है, अपने घर मोहल्ले अपने शहर की सफाई का, तो वो वोट देने नहीं निकलता। बहनों भाइयों, ये जागरूकता का अभाव नहीं है, बल्कि ये एक अजीब तरह की सोच है जो शहरी मतदाताओं में और खासतौर पर बड़े शहरों के मतदाताओं के दिमाग में बैठ गई है। वो नेताओं के चुनाव में तो जाते हैं वोट डालने, लेकिन अपने वोट चुनाव में वो वोट नहीं डालना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं उन 65% लोगों को जिन्होंने मतदान नहीं किया है और जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपने गलत काम किया है। अब पूरे 5 साल इस बात की कोई शिकायत न करना कि आपके मोहल्ले में सफाई नहीं हुई। झाड़ू लेकर खुद साफ करो। अब बिल्कुल कंप्लेन मत करना कि जल भराव में पानी भर जाता है आपके घर के सामने। बिल्कुल शिकायत करने मत आना, क्योंकि वोट देने नहीं निकले हो तो शिकायत किस बात की करोगे? जब स्ट्रीट लाइट न जले तब खुद अपने घर से बल्ब निकाल के लगा लेना, शिकायत करने मत आना। 65% लोग अगर वर्सटाइल डेमोक्रेसी में अपने शहर के मेयर, सभासद, पार्षद चुनने में घरों से निकलेंगे नहीं, तो आप शिकायत किस बात के लिए मुंह उठाकर चले आएंगे? ऐसे लोगों को जो वोट देने नहीं आए, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। किसी पेड़ के सामने जाकर सर झुका के 5 मिनट शर्मिंदा होना चाहिए जिन्होंने वोट नहीं डाला। आप सोच रहे होंगे मैं आपको शर्मिंदा करना चाहता हूं। हां, मैं करना चाहता हूं, और आपको शर्मिंदगी का भाव होना चाहिए कि जब आप अपने मोहल्ले में, अपने घर के सामने, अपने शहर के चुनाव में और साफ सफाई वाले चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, आप किसके लिए खड़े हो सकते हैं? अपना घर साफ कर लो बस, और अपने घर का कूड़ा सड़क पर फेंक देना। इससे अधिक आप कर ही क्या सकते हो? और जब विधायक सांसद का चुनाव हो तो सड़क पर बैठ के लोट लोट के नारे लगाना और वोट डालना। विधायक सांसद कभी क्षेत्र में आकर आपकी साफ सफाई व्यवस्था नहीं देखते हैं, ये पार्षद और मेयर ही करते हैं। और विशेष तौर पर पार्षद लोग, सभासद, हर मोहल्ले के हर आदमी की पहुंच इन तक होती है। पर अफसोस की बात यह है कि आप वोट डालने नहीं आते। कुछ सीखिए छोटे शहरों से और कुछ सीखिए टाउन एरिया वालों से। बम्पर वोटिंग की है उन्होंने, कहीं कहीं 70%, कहीं 80%, कहीं 60%, कहीं 62%। छोटे शहरों में, नगर पंचायतों में तो रिकॉर्ड मतदान हुआ है। नगर पंचायत मतलब कस्बा, रूरल एरिया प्लस थोड़ा सा अर्बन एरिया, रिकॉर्ड मतदान उन्होंने किया है। और एक आप हैं जो बड़े शहरों में बैठे हैं, दिन भर ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगे रहते हैं। घर के बाहर गंदगी पड़ी हुई है, आपको चिंता नहीं है। इस देश में बौद्धिकता वाली बात करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन एक्शन में तब्दील करने वाले लोगों की तादाद बहुत थोड़ी है। सिर्फ 35% निकली। जो सिर्फ बातें करते हैं वो 65% है।
और जो डेमोक्रेसी के महोत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं वो महज 35% है। तो इन 65% वालों को बहनों भाइयों चिन्हित करिए और इनको एहसास कराइए कि इन्होंने गलत काम किया है। यह काम कौन करेगा? 35% वाले 65% वालों को शर्मिंदा करें कि आप अपने मोहल्ले शहर के चुनाव में सामने नहीं आते हो, वोट नहीं करते हो, तो किस बात के लिए वोट करोगे? सांसद और विधायक में बस, अपने में नहीं। खैर, ये तो हुई बात वोटिंग के कम परसेंटेज की। अच्छी बात भी है कि बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी वायलेंस, बिना किसी बड़ी घटना के चुनाव सकुशल संपन्न हो गया। आधा उत्तर प्रदेश मतलब 10-12 राज्यों से बड़ा क्षेत्रफल, और यहां बिना हिंसा के चुनाव करा लेना उपलब्धि है। तो इसके लिए जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेंट रहे हों, जिन्होंने भी इलेक्शन कराया, उन्होंने अच्छा काम किया। पहला विषय। दूसरा, वोटिंग परसेंटेज अब कम हुआ है तो कौन जीतेगा, अब यह बड़ा विषय है। लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि बड़े शहरों में वोटिंग परसेंटेज कम है। वोटिंग परसेंटेज कम होने का फायदा बहुत बार शहरों में नहीं मिलता। हर बार जब भी वोटिंग परसेंटेज बड़े शहरों में कम हुआ, बीजेपी जीती है। अब इस बार देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन इस बार चुनाव में एक बात बड़ी दिलचस्प दिखाई दी, वर्टिकल, 2 ध्रुवीय चुनाव, वही जो 2022 में था। आपने देखा हो 2017, 12 और इसके पहले के अर्बन बॉडीज के इलेक्शन मल्टी कार्नर फाइट होती थी। बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, निर्दलीय भी है, अन्य लोग भी हैं। लेकिन इस बार माहौल में एक वर्टिकल डिवीजन था, डिवीजन बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड समाजवादी पार्टी। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी क्या कर पाती है। हालांकि पिछली बार नगर निगम में उनके पास कुछ नहीं था खोने के लिए, कुछ था ही नहीं। अब इस बार देखना होगा कि उन्हें पालिका, नगर निगम, पंचायत में क्या मिलता है। और सबसे ज़्यादा स्टेक अगर किसी पार्टी की लगी है इस चुनाव में, तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास पाने के लिए भी बहुत कुछ है और खोने के लिए बहुत ढेर सारी सीटें। कुछ बयान सुन लें आप, फिर मैं आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि जो पैसा डबल इंजन की सरकार दिल्ली और लखनऊ से भेजेगी, उस पैसे का सही इस्तेमाल जनता के हित में और विकास के लिए किया जा सके। अगर विकास की सोच ही नहीं होगी, योजनाओं का लाभ कहां पर गरीबों को देना है, कहां पर नगर के विकास में लगाना है, तो फिर वो पैसे का बंदरबांट हो जाएगा। यही तो होता था 17 के पहले। जगह जगह शिकायतें की जा रही हैं हमारे पार्टी के ट्विटर हैंडल से और समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के माध्यम से। लगातार सूचना इलेक्शन कमीशन को, सरकार को, जिम्मेदार लोगों में जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के लोग मिलकर के लूट कर रहे हैं वोट की। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ी है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं और सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। राजेश चौधरी जी, कैसा रहा बीजेपी के लिए ये चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो पिछला रिकॉर्ड भी आप देखेंगे तो नगर निगम के चुनाव में हमेशा आगे रहती है और बड़े बढ़ चढ़ करके हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव में सहभाग किया, सब लोग लगे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे लेती है और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। ये कम वोटिंग परसेंटेज से आप लोग के मन में कुछ आशंकाएं हैं? कुछ आपके चेहरे पे मुझे तनाव दिख रहा है? नहीं, मेरे चेहरे पे तनाव नहीं दिख रहा। तो मुस्कुरा के भी तो कर सकते हो। मैं मेरे क्षेत्र में घूम करके आ रहा हूँ, दौड़ दौड़ के आपकी डिबेट में शामिल हुआ। पर मेरा कहना यह है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, बड़ा सोचनीय है। समाज के हम जिम्मेदार नागरिक हैं, 1 मिनट लगाते हैं हम नेताओं पर और अधिकारियों पर, सब पे उंगली उठाने के लिए।
पर जब हमें अच्छी चीज का चयन करना है, जब हमें अधिकार मिला है 5 साल के लिए, उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये वास्तव में सोचनीय और जिम्मेदार नागरिक के नाते। और जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि नगर पंचायतों में हुआ है, सही बात है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नगर पंचायत है, 80% मतदान हुआ है, वहां 80% आप कल्पना करिए। लाइन लगा के लोग वोट करते हैं, पता है, नगर पंचायतों में। हाँ, और नगर निगम में जहां बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, जो समाज की दिशा तय करने की कोशिश करते हैं, जहां व्यापारी लोग रहते हैं, नौकरी पेशा लोग रहते हैं, समाज का हर तबका रहता है, वहां हम कमजोर हो जा रहे हैं, कम वोट डाल रहे हैं। आप बताइए, तो लखनऊ जैसी गंभीर जगह विषय है। पे 35% वोट भी न पड़ना। अब खैर मान लीजिए कि अभी लेट नाइट तक मान लीजिए कुछ लोग लाइन में लगे हैं, 36 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 37 हो जाएगा, बट ये अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, बहुत। तो आप लोग कुछ एफर्ट क्यों नहीं किए? आपके प्रयासों में कहाँ आपकी तपस्या में कमी रह गई? नहीं, हमारी तपस्या तो हमें अपने लिए वोट लेने की रहती है, हमने तो कोशिश की है। अब जनता के मूड को कोई जान नहीं सकता है, किस दिशा में जाएगा, क्या कारण रहा है उसका। गर्मी भी नहीं थी बहुत ज्यादा आज, तो ये तो सोचनीय विषय है। इस समय तो उत्तर प्रदेश का माहौल शिमले जैसा है, आप यहाँ पर 22-23 डिग्री का टेम्परेचर है, अभी तो कोई पसीने वाली बात ही, गर्मी की बात ही नहीं कर सकता। ये मतदाताओं की उदासीनता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं आप। ऑलराइट, रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर भी मुझे ज्वाइन करेंगे। रोहित, शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में चुनाव का पहला चरण आज पूरा हो गया है, वोटिंग परसेंटेज भी लो रहा। आपकी पार्टी के लिए कुछ स्कोप दिखा आपको? आज चेहरा लटका हुआ है। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए अब चुनाव जो होता पानी है नहीं रख लो भैया। नहीं, हाँ मैं बताता हूँ ब्रिजेश जी। देखिए जो चुनाव होता है वो अब चुनाव आयोग तो करा नहीं रहा है, अब तो भारतीय जनता पार्टी, पुलिस और प्रशासन वर्सेस जनता हो रहा है चुनाव। अब ऐसी स्थिति में जो आपने शहरों में देखा कि एक बौद्धिक वर्ग जो है वो भाजपा को चुनना नहीं चाहता, और मैं एक चीज की तारीफ करूंगा भाजपा की, भाजपा ये करने में सक्सेस रह गई है कि साहब हमको मत चुनो तो विपक्ष को मत चुनना। तो ये कहीं ना कहीं वो करने में सक्षम हुए हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बीजेपी से दुखी थे इसलिए लोग वोट देने नहीं निकले। और मैं आपको बता दूं ब्रिजेश जी, आप 13 तारीख को देख लीजिएगा, आप नोटा का परसेंटेज देख लीजिएगा। एक बड़े बौद्धिक वर्ग के बीच में मैं आज घूमा तो मैंने देखा कि लोगों ने नोटा दबाना ज्यादा प्रेफर किया, भाजपा को वोट नहीं दिया है। और ये डिफरेंस आपको 13 तारीख को दिखेगा। आप नोटा के वोट कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, ये मैं बिल्कुल स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जिन बूथों पे राष्ट्रीय लोकदल इस चुनाव में, पिछले चुनाव में तो मजबूत पोजीशन में रही, वहां तो आपके लिए कोई उत्साह हमें दिखा नहीं, जो रिपोर्ट्स दिखी। नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल उत्साह था। नगर पंचायतों में जहां जहां राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे देखिए आपने देखा होगा कई जगह पे तो पत्थर भी चले। कल संजय राय का एक बयान आया था भाजपा के यहां से, तो अगर उसको दोबारा पढ़ सुन लीजिए। पर्दानशी, हाँ पर्दानशी, तो ये तो मतलब भारतीय जनता पार्टी वहां कैंप लगा के जो पर्दा चेक करना चाह रही थी। तो आप सोचिए, चुनाव आयोग मतलब ये पर्दा चेक करने का काम करेगा या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से डिसाइड होगा? तो ऐसी स्थिति में कौन जाएगा वोट देने? आप खुद सोचिए, अपनी बेइज्जती कराने के लिए जाएगी क्या जनता? आप गए कंप्लेन करने? हम बिल्कुल कंप्लेंट कर रहे हैं सुबह से ब्रिजेश जी, हमारा ट्विटर हैंडल भरा पड़ा है कंप्लेनों से। अब आप बताइए, नहीं अब इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, अब टेक्नोलॉजी के जमाने में हम इंतजार करें सुबह शाम चुनाव। एक बार सर वोट डाला था अपना, नहीं ट्विटर करके, ठीक बात है। अब ब्रिजेश जी देखिए, स्थिति ये है, हमारे एक विधायक को डिटेन कर लिया, मतलब हमारा विधायक ने शिकायत की कि साहब बूथ पे गड़बड़ी हो रही है, हमारे विधायक को ही ले गए थाने और हमारा विधायक ही डिटेन कर लिया। मतलब जो शिकायत करता है उसी को डिटेन कर लिया। और यहां रेसलर बेटियां बैठी हुई हैं पॉस्को की एफआईआर लिखवा के, और वहां ये अपने सांसद को जो है बिल्कुल क्लीन चिट देके बैठे हुए हैं, बचाने के लिए वहां पे बैरिकेटिंग कर रहे हैं। इनका बस चले तो वहां पे मतलब मुझे लगता है कि आंसू गैस के गोले चला देंगे। थैंक यू, शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुधा मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। सुधा जी, इस बार कांग्रेस के खेमे में इतनी मायूसी और जनता में भी मायूसी? ब्रजेश जी, आपको मुझे देख के मायूसी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा होगा। तो मायूसी की बात बिल्कुल आपने असल में सुन लिया था दोनों से मैंने क्या सवाल नहीं, किए ना? बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मायूसी बिल्कुल नहीं है। नहीं, बोलिए। ब्रजेश जी, मुझे अच्छा ये लगता है ना कि आप जो बात हमसे सुनना चाहते हैं वो प्रश्नों में ले आते हैं, ये अच्छी बात है। दूसरी चीज जो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि जो आप मायूसी की बात कर रहे हैं,
शिकायतकर्ता को कैसे पुलिस पकड़ के 4-4, 5-5 घंटे इसलिए रोक ले रही है कि वो प्रश्न कर रहे हैं। बंशी मिश्रा जी हमारे जो अध्यक्ष थे, महासचिव थे, उन्होंने पूछा कि मेरा नाम क्यों नहीं है, मैं वोट क्यों नहीं दे सकता हूं, मैं मतदान क्यों नहीं कर सकता हूं। पुलिस ने उनको बाकायदा 4-5 घंटे अपने पास बिठा के रखा कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई शिकायत करने की। आज लखनऊ में जिस तरह से लोगों के नाम नहीं थे, मतलब आप कह रहे हैं क्यों नहीं पड़ा, मैं आपको बताती हूं ब्रजेश जी, कम से कम अगर 7-8 परसेंटाइल अगर उसमें से कम हुआ है, इस वजह से लोगों के नाम ही नहीं थे। लोग पहुंचे हैं मतदान स्थलों पर, और जिस वार्ड को मैं देख रही थी, जिन बूथों पे मैं जा रही थी, वहां पे हर एक बूथ पे कम से कम 25-30 ठीक नहीं मानता, उसका एक रीजनिंग नहीं, मैं आ रही हूँ। देखिए, जब मतदाता सूची पुनरीक्षण है तो लोग घरों पे सोते रहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर कमेंट देने वाले मैं आ रही हूँ। जब मतदाता सूची पुनरीक्षण आप अगर मिलवाएंगे कि लोगों के ऐप पे नाम तो आ रहे हैं, लेकिन सूची जब मिलान किया तो नाम नहीं दोनों लीजिए, जाके FIR कराइए, बिल्कुल आज नहीं हो पाया क्योंकि लोग लगे हुए थे उसमें। लेकिन ये चीजें जो विधानसभा में शिकायत की थी, वही शिकायतें आज भी हो रही हैं। इसका मतलब भाजपा का पूरा उद्देश्य मात्र जनता को उस हद वहां तक पहुंचने नहीं देना है। कहीं नाम काट दे रहे हैं, कहीं पे उनको किसी तरह से डिटेन करके रोक ले रहे हैं। मतलब प्रशासन चुनाव को बहुत शांतिपूर्वक नहीं करवा रहा है। जो शिकायत करता है उनको कैसे पकड़े, कैसे उनको रोके, कैसे वो मतदान। बड़े शहरों में सिर्फ 35%। जी बिल्कुल, अभी रोहित जी बोल रहे थे कि एक्चुअल में इन्होंने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। पहले विकल्पों की राजनीति थी कि विकल्प 3-4 होते थे, इन्होंने क्या किया, विकल्पहीनता पैदा कर दी। इन्होंने कहा अगर हमें वोट नहीं किया, कर्नाटक में सुना होगा ना जैसे आपने कहा कि अगर हम नहीं आए तो दंगा होगा। दंगा कौन करेगा, ये प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया था। तो जनता तो डर के मारे घर से कैसे निकलेगी, क्योंकि जब बैठे हुए उस पदों पे लोग आपको धमका और डरा रहे हैं, तो जनता अपनी जीवन की रक्षा करेगी कि जाके वहां पे वोटिंग करेगी। क्योंकि जिस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये बात कह रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो आपके राज्य में। शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। अब्बास हैदर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, पहले चरण का जो चुनाव हुआ तो बड़े शहरों में कोई बहुत ही खराब स्थिति रही मतदान की। 35%, 36%, 38%, इससे ऊपर कहीं वोट पड़े नहीं। तो बड़े, एक तो ये अफसोस की बात रही। दूसरा, समाजवादी पार्टी अपने को इस चुनाव में कहां पाती है? देखिए, निश्चित रूप से ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई संभव प्रयास उन्होंने छोड़ा नहीं कि जिस प्रकार से वो पोलिंग को प्रभावित कर सके। सहारनपुर से शिकायतें आ रही थी कि पुलिस जो है मतदाता पहचान पत्र चेक करके अंदर जाने देती थी, जिसका किसी भी नियमावली के अनुसार उनके पास ये अधिकार नहीं है। कहीं से शिकायत आ रही कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है। हम लोग को शिकायत आ रही थी कहीं पर खासकर कि मैनपुरी में कि पूरी पोलिंग डंप करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक मतदाताओं के बीच में भय का माहौल व्याप्त करने का प्रयास किया। हालांकि समाजवादी पार्टी और सारी विपक्षी पार्टियां लगातार कोशिश करती रही कि अधिक से अधिक मात्रा में मतदाता निकले और वो वोट करें, अपने शहर की सरकार चुने जो शहर के मुद्दे हैं उनको लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है इस चुनाव में, इसलिए उन्होंने प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद लोग निकले हैं, जिन्होंने वोट किया है ब्रजेश जी, वो बदलाव का वोट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जिन पहले चरण में जहां जहां चुनाव हुए हैं, लगभग बहुत अच्छे परिणामों के साथ वो आगे निकलने वाली है। लेकिन यहाँ पे दो चार बातें तो आपके पास कुछ था नहीं। इस बार अपने लिए आप क्या उम्मीद देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, बदलाव मुझे लगता है एक निश्चितता अगर किसी चीज में है तो वो बदलाव है। कभी बदलाव हमेशा होता रहता है, और कभी आज वो सत्ता में थे, कभी हम सत्ता में थे, फिर हम सत्ता में हो जाएंगे, तो वो कभी नहीं बदल सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसमें जो उत्साह देखने को मिला है इस पोलिंग में, कि वो चाह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हटाए। भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन और डबल इंजन की बात करती है। शहरों का हाल क्या हो रखा है? तो पहले चरण के मतदान से आपने क्या सबक लिया, क्या सीखा जो आप दूसरे चरण में उस गलती को नहीं दोहराएंगे? देखिए विजय जी, सबसे अहम सबक ये लेना है कि भारतीय जनता पार्टी जितना भी डर का माहौल बनाने की प्रयास करे जनता के बीच में, वोटरों के बीच में, उससे जनता को नहीं डरना। जनता को हमें ये संदेश देना है, उन तक ये बात पहुंचानी है कि बिल्कुल आप डरिए मत, आप निकलिए, आप वोट करिए, आप बदलाव के लिए वोट करिए। आज जिस प्रकार से फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे को गोली चलाई गई, तो आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था न संभालने में कामयाब हो रही है, ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव को ईमानदारी से ओवरऑल देखिए प्रोसेस है उसको सुनिश्चित करने में ओवरऑल विदाउट वायलेंस, बिना किसी खास नुकसान,
एक बड़ा चुनाव संपन्न हुआ है पहले चरण का, ये भी एक बड़ी फ्रूटफुल बात है जी। वरना वायलेंस की बड़ी हिस्ट्री रही है। ब्रजेश जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये खून खराबे के बिना हुआ है। जिस प्रकार से अगर प्रत्याशी के लड़के को गोली मारी जाए, कहीं पे बूथ कैप्चरिंग हो रही है, कहीं बूथ डंप हो रहा है, कहीं मतदाताओं को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, कहीं पहचान पत्र देख के तय किया जा रहा है कि उनको पोलिंग बूथ के अंदर जाने देना है कि नहीं जाने देना। तो जब इस तरीके की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ईमानदारी से पोलिंग हुई है। लेकिन उसके बावजूद जितने भी लोगों ने मतदान किया, निश्चित रूप से मतदान कम हुआ 35%, लेकिन वो वोट बदलाव का है। जिस भी प्रयास से, जिस भी मुश्किलों के तहत वो गए पोलिंग बूथ तक, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन ये बदलाव शहरों में 65% लोग वोट डालने न निकले अब्बास हैदर जी, वहां के जनता की सोच और उनकी बदलाव की समझ या वो क्या चाहते हैं, ये यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। ये शहरी मतदाताओं का एक दुर्भाग्य है जो उनके साथ उनकी जिंदगी भर पीछा करता है। निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल मतदान तो करना चाहिए लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं मतदान जब कम होता है तो एक वोटरों में, मैं कुछ सेफोलॉजिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन वोटरों में एक ये धारणा होती है कि वो ऊब चुके होते हैं राजनीति से। मुझे लगता है वो आप सोचो कि 35% वोट पड़ा है, लगता है कि कुछ अब नहीं इसमें जो 10-12% पा जाएगा वो मेयर और वो सभासद 10% वोट पाके, सही बात है। मतलब ये एक डेमोक्रेसी को शर्मिंदा करने वाली बात हो गई। ये कोई बात हुई? ऐसे चुने जाते हैं? लोकतंत्र का बहुत ही खराब मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब ये जनता को इसके मामले में जो मतलब ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आज पीयूष मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पीयूष जी, शुक्रिया आपका। तो आपने सब जोर आजमाइश करके देख लिया, आपके पल्ले तो कुछ पड़ा नहीं इस चुनाव में, बातें बड़ी बड़ी, निकला कुछ नहीं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आज जो है 9 मंडल के 37 जिलों में आज मतदान हुआ है। मैं आपकी बात से उससे सहमत हूँ जो आपने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अगर चुनाव हो रहा है और शहरी क्षेत्रों में इतने वोटिंग परसेंटेज कम आ रहे हैं, और ये जनता का चुनाव है, कोई सांसद विधायक का थोड़ी है। वही मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। और दिक्कत सबसे बड़ी बात यह है कि या तो सबने मान लिया कि भाजपा ही एक छत्र आ रही है, या फिर जो बड़ा विपक्ष है, विपक्ष में हम भी हैं, या तो एक बड़ा विपक्ष है वो सोच लिया है कि हम हार चुके हैं तो हमें जाना नहीं है। अच्छा, जहां तक रही हमारी पार्टी की बात, तो हमारी पार्टी में जो है 7 मेयर के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 200 सभासद लड़ रहे हैं और 20 के करीब चेयरमैन और नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी। अच्छा, आपने कहा हम भी विपक्ष में हैं, इसका क्या मतलब है? आप हैं क्या विपक्ष में? बिल्कुल इसका मतलब यही है कि अभी मैं कहता कि पक्ष समझ रहा जीत गया, विपक्ष समझ रहा कि हार गया, तो आप पूछते कि आप कहाँ हो भैया? नहीं, हमें तो लगा राजेश चौधरी के रजिस्टर में लिखा है आपका नाम। कर दिया। अगर आप चाहते हो कि अब्बास हैदर और रोहित के रजिस्टर में जाना तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, जाइए। देखिए, हम खुद की एक पार्टी है, हमारे पास खुद निर्वाचन आयोग ने सिंबल दे रखा है। उत्तर प्रदेश में हमने चुनाव लड़ा, हमारे कार्यालय से आई थी, कैंडिडेट की लिस्ट भाजपा कार्यालय से आई थी। बस कहाँ से आई थी? भाजपा कार्यालय से आई थी कैंडिडेट बीच में पहले राउंड में टोका टाकी नहीं, अपना नल पकड़ लो, नहीं तो समाजवादी पार्टी वाले उखाड़ ले गए थे, तब तो ट्वीट करके लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा बागपत वाला भाग गया तो हमारा ये वाला भाग गया, जाके अपना नल पकड़ो भाई, अपना दरवाजा। आप पहले राउंड में इस तरह की बात नहीं, आप अपना पक्ष रखें। पीयूष मिश्रा की जो 10 नगर निगम 104, अरे ये डेटा ना बताओ, ये बताओ खुद नगर पंचायत आपकी पार्टी कहाँ है? नहीं, हम बता रहे हैं, इसमें से कुछ जगहों पे हमारी पार्टी लड़ी है, चूंकि हमारी बेसिकली पार्टी आती है पूर्वांचल पे। तो जो अगला 11 तारीख को जो चुनाव होगा, मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारे 200 सभासद जो है, 7 मेयर जो हैं, ये सब मैदान में, जिसमें से आज लखनऊ की हमारी अलका पांडे जी ने मजबूती से चुनाव लड़ा। देखिए, हारना जितना लगा लेता है, सब कुछ हारता है, जीतता है। चूल्हा ठंडा पड़ा है मिश्रा जी? नहीं, बिल्कुल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। चूल्हा ठंडा है आपका, परसेंटेज कम हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो अभी, क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि हमारी पार्टी पूर्वांचल की बेस्ट पार्टी है, तो अभी जो अगला 11 तारीख को चुनाव आएगा, उसमें आपको चाहे तो अब इस चुनाव के बाद आप लोगों की पोजीशनिंग कहाँ रहेगी? हर महीने पूछना पड़ता है ना कि आप लोग किधर, अगले नेक्स्ट किधर रहेंगे? नहीं, हम देखिए, हम जहां हैं वहीं रहेंगे, हम जनता के बीच में रहते हैं। आपने भी यह बात का ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया है कि जितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चलते हैं उतना तो प्रदेश का कोई नेता नहीं चलता होगा। मैं तो खुद उनकी इस मामले में प्रशंसा करता हूँ कि जितना वो चलते हैं, जितना जनता के बीच रहते हैं, वो अपने आप में मिसाल है। वो बहुत ही मेहनत कश व्यक्ति हैं। और ये कि हर महीने चेक करना पड़ता है,
आप नहीं, कहाँ पे हम हो? आज भी जनता के बीच में हैं चौधरी और जी कल के भी रजिस्टर जनता में के हो बीच या में अब्बास हैदर के रजिस्टर में, हर बार नहीं, रजिस्टर चेक हम- करना पड़ता है। हम हमेशा जनता मेहनती के बहुत है, बीच में इसमें कोई आज दो भी राय हैं और नहीं। कल भी है। पार्लर, शुक्रिया आपका। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। वैभव जी, पहले चरण से क्या सीखा आप लोगों ने? सबक मिला कुछ आप लोगों को? ब्रजेश जी, आपकी प्रस्तावना मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली जितना ज़्यादा कंसर्न आपका पिछली प्रस्तावना में था कि ये चुनाव क्यों जरूरी हैं, किस लिए इन चुनावों का महत्व क्या होता है, आपने काफ़ी अवेयरनेस करने की कोशिश करी। आपने वो काम करने की कोशिश करी जो चुनाव आयोग ने नहीं किया। चुनाव आयोग ने इस बार कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाए थे, ना कोई FM रेडियो, ना कोई बोर्ड, ना होर्डिंग, वरना बड़े ही बड़े दावे होते हैं। मुझे लगता है कि पूरी तरह से चुनाव बीजेपी के कंट्रोल्ड चल रहा है और वो नहीं चाहते कि अवेयरनेस हो, लोगों को पता। वो इसी में खुश है कि लोगों को पता हो कि ये लॉ एंड ऑर्डर पर की भाषण दे दो, हिंदू मुस्लिम के भाषण दे दो और ये वाला चुनाव भी निकाल लो। आज मैं कम से कम लखनऊ के 20 से 25 बूथों पर गया और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही थी कि वोटर लिस्ट में नाम का ना होना या मिसमैच होना, लोगों का उल्टे सीधे पते पर होना। होता क्या है कि जब हम वोट डालने जाते हैं और हमारा नाम नहीं मिलता है तो लौट के आके 4 जगह लोगों को बताते हैं, व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, एक नेगेटिविटी फैल जाती है पूरे माहौल में। तो लोग जो आलसी होते हैं वो पहले ही घर से निकलने के लिए जो बहुत मोटिवेट करके निकालने की कोशिश की जाती है, वो सोचते हैं वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा, वो भी नहीं जाते। इसलिए इसका नतीजा जो है वोटर टर्नआउट इतना कम होने का दिखाई पड़ता है। इसमें वाकई किसी चेंज की उम्मीद बहुत ही हल्की पड़ जाती है। अब देखिए कि क्या लोगों ने चुन लिया है कि नाली जाम, कूड़ा, अतिक्रमण, बदहाल पार्क, सीवर, डेंगू, मलेरिया, ये सब ठीक है, ये 5 साल और काट देंगे, इसमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या निगम के अस्पताल नहीं होने चाहिए, क्या निगम के स्कूल नहीं होने चाहिए? वाकई बहुत निराशा का बात है। आज एक ऐप काम नहीं कर रही थी नगर निगम की। मैं आपको तो शुरू से कई डिबेट में बात समझाया कि आप कहाँ उत्तर प्रदेश के चक्कर में पड़े हैं। तब आप कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये उत्तर प्रदेश में डिफरेंट है समझता हूं। और हम पूरा दिल्ली जीत के आए हैं। समझता हूं। अरे ये यूपी है, बहुत डिफरेंट किस पे चुनाव होता है। मैं एक बड़ा सवाल ये उठा रहा हूं ब्रजेश जी, मैं बड़ा सवाल ये उठा रहा हूं कि देश को इतना ज्यादा 18-18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री मिला है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लोगों के। आपने हमको 6 साल 8 साल से लाइन में लगा के रखा है। कभी पैन को आधार से लिंक कराओ, कभी आधार को फलाने से लिंक कराओ, कभी पासपोर्ट से लिंक कराओ, पूरी देश को बिजी करके रखा हुआ है। हर जगह हर चीज का प्रूफ देते रहो, डॉक्यूमेंट देते रहो, वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा। वो कहते हैं विधानसभा वाली में होगा आपका नाम, इस वाली में नहीं होगा। अरे वहां वाली में होगा, यहां वाली में होगा, क्या तमाशा कर रखा है। मैं वोटर हूं, मेरा यही पता है, मुझे हर चुनाव में हिस्सा लेना है, ये वाली लिस्ट वो वाली लिस्ट करके कुल मिला के, और वो लिस्ट जो है जिससे बीजेपी को फेवर होता है वो नाम वहां होते हैं, जिससे ऑपोजिशन पार्टीज को वोट मिलने का या इनके विरोध में जो बोल सकता है वो नाम नहीं होते हैं। अगर सर्वे करेंगे आपको 2 पन्ने लिस्ट के उस वक्त अपोजिशन और बाकी लोग क्या कर रहे होते हैं, और खासतौर पर राजनीतिक दल, जब मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा होता है, उस वक्त क्यों नहीं लोग देखते हैं? प्राइमरी गलती तो वोटर्स की है ना, पॉलिटिकल पार्टीज की है कि आप देखिए, चेक करिए, नहीं है ऑब्जेक्शन फाइल करिए। आपसे आपका कोई हक छीने ले जा रहा है, आप घर में चद्दर तान के सो रहे हैं और बाद में रोते हुए निकल रहे हैं हमारा तो नाम नहीं है। अच्छा है तुम्हारा नाम नहीं है। मुझे वाकई बेहद अफसोस है कि जो ड्राइंग रूम में बैठकर लोग चर्चा करते हैं देश के हालात पर और विश्व गुरु के हालात पर, वो एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स होती है वो 90% प्रॉब्लम सिविक प्रॉब्लम्स होती है, और सिविक प्रॉब्लम में लोग निकल रहे हैं तो उनको अगर अपना नाम नहीं मिल रहा है तो 20 लोगों को और फोन करके कहते हैं लिस्ट में बड़ा खराबी है भैया मत निकलो। तो इससे तो बहुत ज्यादा ही लोकतंत्र के पहले जो सबसे पहला चुनाव है, जो सबसे जरूरी चुनाव है, तो ओवरऑल ये चुनाव ठीक रहा, आप लोग फ्री एंड फेयर रहा, सब कुछ ठीक रहा, विपक्षी से ठीक मानता है? देखिए हमारे लिए फ्री एंड फेयर तो मैं बता ही रहा हूं कि फ्री एंड फेयर कुछ भी नहीं है, पूरे तरह से बीजेपी कंट्रोल्ड चुनाव चल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें बहुत अच्छा डेब्यू करने वाली है, क्योंकि हमने हमेशा अपने सारे मुद्दे जो है बहुत ही लोकल इश्यूज के ऊपर फोकस करके चुनाव किया है, और ऐसी जगह पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में कई जगह पर बहुत अच्छी और फिक्स वोटिंग हुई है। जो लोग इश्यू से परेशान थे, तो वो ये मेरे को ट्रेंड समझ में आया है कि हमारा इस बार अच्छा खाता खुलेगा और यूपी में कई जगह पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। और लखनऊ वगैरह में आप लोग तो बहुत सक्रिय थे, तो यहां तो कोई रिस्पांस आपको खास मिलता दिखा नहीं? लखनऊ में मुझे लगता है कि हमारा जो मेयर प्रत्याशी है वो बेहद पॉजिटिव, जिसकी इमेज गई है हर जगह पर, और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा इसमें। इसके अलावा लखनऊ में हमारे वार्ड के प्रत्याशियों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी और इसमें बहुत अच्छी सीटें निकली। पर ये पीयूष मिश्रा तो कह रहे थे कि कुछ आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अरे भाई हमने कब कहा? अरे बोले थे बीच में, क्या बात कर रहे हैं? रिमाइंड करके दिखाएं हमारे रिजल्ट। अरे आप क्यों पलट रहे हो? मिश्रा जी के हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा, पब्लिक के हिसाब से रिजल्ट आएगा।
मैं कह रहा हूं कि लो परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है वाकई कह के पलट जाते हो मिश्रा जी, संभावना को बहुत क्षीण कर देते हैं। अरे अब कहलवाना चाह रहे हैं तो सुन लीजिए, सपा लो से परसेंटेज ऑफ वोटिंग वाकई संभावना को क्षीण कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसको लेके आए थे? वोटिंग हुई है। सपा से कैंडिडेट लेके आए थे मेयर का चुनाव लड़ने के लिए। इनके पास अपना कैंडिडेट नहीं था। अब जब आप कहलवाना ही चाह रहे हैं तो सुन ही लीजिए। मैं क्यों कहलवाऊंगा, खुद ही बोलने को आतुर बैठे हो। नहीं, आपने कही एक ही पिन मारा, पूरा निकल आया आपका। जब आप कहलवाना ही चाह रहे थे तो सुनिए। क्यों भाई, ये सपा से कैंडिडेट लाए थे महेश्वरी जी। सपा कार्यालय में मैंने बहुत दिन वेटिंग लगा के एप्लीकेशन लगा रखी थी कि कैंडिडेट दे दीजिए, तो फिर उन्होंने हमें एक कैंडिडेट दिया। धन्यवाद पीयूष जी इस खुलासे को करने के लिए, इतिहास आपका ऋणी रहेगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और विधायक भी हैं। चौधरी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब जब दूसरे चरण का चुनाव आ रहा है, शहरी क्षेत्रों में मुद्दे क्या हैं भारतीय जनता पार्टी के? क्योंकि मैंने जो आप लोगों की या चीफ मिनिस्टर की, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर की स्पीचेस सुनी है, आप तो सिर्फ माफिया के नाम पे वोट मांग रहे हो, बाकी काम कौन करेगा? देखिए, बाकी काम तो हम कर ही रहे हैं। 2012 में चुनाव हुआ था, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे दुनिया भर का, तो मैं पूछना चाहता हूँ 2012 में तो आपने सब सिस्टम सही बनाया था ना, वोटर लिस्ट भी ठीक थी, चुनाव भी ठीक प्रकार से हुआ था, ट्रांसपेरेंसी से हुआ था, भारतीय जनता पार्टी कोई गड़बड़ नहीं कर पाई थी, फिर भी जीत गई थी बीजेपी नगर निकाय के चुनाव में। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, ये आरोप लगाने से पहले कम से कम कुछ तो सच्चाई देखा करें। दूसरा, एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे किसी की सूची में नाम नहीं आया तो प्रधानमंत्री नहीं देख रहे थे सूची। अरे, नगर निकाय के वार्ड के वोटर लिस्ट चेक करने का काम प्रधानमंत्री का है जी। प्रधानमंत्री तो केजरीवाल का शीश महल भी चेक नहीं कर पा रहे। वीडियो डाल दो ना, 45 करोड़ का घोटाला करके महल बनवाया है, जो काम ही नहीं है उनका। काम जो है ड्रेस बदल बदल के पूरे विदेशों में घूमते रहना है। तो तीन इंजन किस बात के तीन इंजन करते रहते हैं, काम करेंगे, मत करिए। वो शीश महल बनवा रहे जनता की कमाई से साहब। डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं, वोटर लिस्ट आपसे बन नहीं पा रही, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। वो ईडी आपकी जो है वो संजय सिंह का नाम डाल देती है, कहती है राहुल सिंह का नाम डाल रहे थे इसलिए संजय सिंह का नाम पड़ गया। मतलब कौन सा डिजिटल इंडिया बना रहे हैं भाई? वैभव जी थोड़ा वेट कर लें। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री थोड़ा वेट कर लें, जाके वैभव जी थोड़ा वेट कर लें, वो अपनी बात कर ले, मैं आपको मौका देता हूं। बोलिए चौधरी जी। शराब घोटाले में डिप्टी सीएम, इनके मंत्री जेल में है और फिर कह रहे हैं कि जनता इनको स्वीकार करेगी। ठीक कहा उन्होंने, उधार का उम्मीदवार लेना पड़ा है। लोग इनके पास है ही नहीं, इधर उधर से ला करके किसी को बहका के थोड़ा सा खड़ा कर देंगे कि हमारा भी खड़ा हुआ है, कुछ वोट मिल गए। तो मेरा कहना ये चुनाव विशुद्ध रूप से विकास का चुनाव है। ये चुनाव गली मोहल्ले की सफाई का चुनाव है, बिजली व्यवस्था का चुनाव है, पानी की उत्तम व्यवस्था का चुनाव है और आम आदमी से जुड़ा हुआ चुनाव है। ये आम आदमी को टच ही नहीं कर पाते हैं। बोलिए बाबू महेश्वरी, बोलिए, आप बोलिए। एक सेकंड चौधरी जी बोलिए, आप जरा इनको रिस्पॉन्ड कर लेने दीजिए, 1 सेकंड रुकिएगा। बोलिए बाबू महेश्वरी। मैं देख रहा हूं कि ये 35% वोटिंग से कितने खुश हैं। इनका तो पूरा जैसे प्लान ही सक्सेसफुल हो गया और ऊपर से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का इसमें क्या रोल है। राजेश जी रुक जाओ, देश में क्या होता है किसी सर देखिए ब्रजेश जी, किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाती है, प्रधानमंत्री का ट्वीट आ रहा होता है। किसी के अभी वो जंतर मंतर पे बैठी हुई धरने पर, अभी एक फुहर सा वीडियो सामने आ रहा था जिसमें कह रहा था और विनेश तुम तो मेरी बेटी जैसी, वहां बेटी को कल दिल्ली पुलिस ने मारा है, उसके ऊपर हमला किया है रात के टाइम में दारू पी के। ये हालत कर रखी है आपने देश की, आपसे वोटर लिस्ट संभल नहीं रही है। अरे काहे के लिए पिछले 8 साल से आपने सबको लाइन में लगा के रखा है? बैंक जाओ, आधार को पैन से लिंक कराओ, पैन को उससे वोटर आईडी से लिंक कराओ, वोटर आईडी को पासपोर्ट से लिंक कराओ, उसको राशन कार्ड से लिंक कराओ, सबको लिंक कराओ और वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं मिलेगा। तो कहते प्रधाधानमंत्री क्या करे? मैं कहता हूं कि आप लोग किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को अपना मुखिया बनाएं जिससे देश का बंटाधार जिस तरीके से, जिस गति से देश का बंटाधार हो रहा है वो कम से कम ना हो। हालांकि बीजेपी के रहते बंटाधार तो होना है, लेकिन उसकी स्पीड को कम करिए, क्योंकि व्यक्ति जो है पढ़े लिखे होने से बहुत ज्यादा देश के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। केजरीवाल जैसा वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है, बताइए, शर्मिंदगी की बात है। पूरे विश्व में डंका बजाने कर रहे, लंका बनाया था डंका के नाम पर। पंजाब के मुख्यमंत्री कितने पढ़े लिखे, जरा बता दो, देश की जनता जानना चाह रही है, बता दीजिए भाई साहब। पंजाब के मुख्यमंत्री की डिग्री फर्जी नहीं है, और बताइए उनकी डिग्री फर्जी नहीं है, मैं निकाल के दिखा सकता हूं। आप दिखा सकते हैं पीएम की डिग्री? आम आदमी पार्टी है, पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं। पूरा घोटाला
वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा नमूना मेक इन इंडिया में फर्जी डिग्री, फर्जी वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलते वोटर को। कहते विधानसभा वाली में देखो, अरे ये वाली व्यवस्था आप चेंज क्यों नहीं करते? विधानसभा की लिस्ट अलग होगी और नगर निगम की लिस्ट अलग होगी, क्या वोटर अलग अलग है? क्या नगर निगम में बांग्लादेश के लोग वोट करने आते हैं और विधानसभा में क्या दूसरे देश के लोग वोट करने आते हैं? नहीं, एक बात बताओ चौधरी जी, इनके घर में आपकी क्या दिलचस्पी है कि इनका घर कैसा है? इनका घर नहीं है, वो जनता की गाड़ी कमाई, मेहनत कर लोगों की कमाई को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा। मुझे ये बता दो कि लोगों के नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं मिल रहे? जनता की गाड़ी कमाई तो छोड़ दो, जनता की गाड़ी कमाई तो 8,000 करोड़ के एरोप्लेन उड़ा दिया आपने जब कोविड के टाइम में लोग मर रहे थे। जनता की गाड़ी कमाई से कर्नाटक में चुनाव कर रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई से कोविड के टाइम पे आपस में करके बोलेंगे ना, दोनों की बात जाएगी। वैभव जी एक सेकंड, गाड़ी कमाई छोड़ दीजिए। वैभव जी एक सेकंड रुक जाए, 1 बाय 1 बात करेंगे हम लोग। 45 करोड़ मेंटेनेंस में लगा दिए, तो यही आपके लिए चौधरी जी मुद्दा है। उसको दिखा दीजिए, वो सरकारी बिल्डिंग है, वो मेरी नहीं है, वो किसी और की नहीं है। तो केजरीवाल अपने घर थोड़ी ले जाएंगे, आप तो खुद ही कह रहे हो सरकारी बिल्डिंग है। वो जब हटेंगे और मान लीजिए कि आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो आपका मुख्यमंत्री रह लेगा, थोड़ा इज्जत से रह लेगा। ले जाने लगे, अब वो भी टोटी उखाड़ के ले जाने लगे तो फिर बड़ा समस्या पैदा हो जाएगी। FIR लिखा देना। अरे आज दिखाए ना कितना बढ़िया महल आपने जनता का बनाया है, जनता की पैसे से अपने लिए बनाया, तो दिखा दो। ओके, अब एक सेकंड रुक जाओ। वैभव माहेश्वरी में दिलचस्पी है आपका घर देखने में, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि इतने ज्यादा ब्रिजेश जी, इतने ज्यादा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड इनके ऊपर सवाल खड़े हो गए कि इनकी जो सबसे बड़ी एजेंसी है, पावरफुल एजेंसी जिसके नाम से लोग कांपते हैं, वो अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम कहती है, गलती से लिखा गया, दुर्गेश सिंह का नाम था, राहुल सिंह का नाम था, जाने किसका नाम था। थैंक यू, ये देश का मजाक उड़ा के डाल दिया इन्होंने। ऑलराइट, अब्बास हैदर जी, जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा था तब आपकी पार्टी और अपोजिशन के बाकी दल क्या कर रहे थे? आज आप जब कंप्लेन करने आए हैं कि लोगों का नाम कटा है, तब क्यों नहीं नजर रखा आपके पार्टी के वार्ड मेंबर्स ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, या जिनको आप मेयरल इलेक्शन लड़ा रहे हैं उन लोगों ने? आप शिकायत करने का क्या फायदा? ब्रजेश जी, बिल्कुल हम लोगों ने उस समय भी शिकायत करी थी, उस समय भी सबके नाम दर्ज कराए गए थे, लेकिन अलग अलग सूची में बार बार नाम काटे गए, किसी का नाम दूसरे बूथ में चला गया, किसी का कहीं चला गया। इस प्रकार से इन्होंने गड़बड़ी करने का और जनता को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन यहाँ पे मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बहुत अच्छी बात कही कि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आपने चुनाव कराया, आपने जो है वोटर लिस्ट बनाई, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो देखिए, इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है समाजवादी पार्टी को कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ईमानदारी से चुनाव कराती है। वो बूथ कैप्चर नहीं करती, वो पोलिंग डंप नहीं करती, वो जो वोटर हैं उनको उनके अंदर भय नहीं व्याप्त करती, उनको पोलिंग पे जाने से नहीं रोकती, वो वोटरों को मोटिवेट करती है कि वो जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जबकि भारतीय जनता पार्टी का यह स्थिति है कि लगातार उत्तर प्रदेश में पोलिंग परसेंटेज गिर रहा है। देखिए, आज दावे तो सब पार्टियां कर सकती हैं कि हम सभी सीटें जीत रहे हैं, मैं भी कर सकता हूं, भाजपा भी कर सकती है, लेकिन ब्रजेश जी, जो आपकी डिबेट का विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये विषय है कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश में एक भय का माहौल व्याप्त है, किस प्रकार से लोग पोलिंग करने, वोट करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर डर है। ये सरकार का काम है। आप देखिए कि आज 2012 से आप कंपेयर करें, 52% होता था, आज वो क्यों खोगा गया? उसका भी वजह है ना, आपको दिख रहा है। अगर मैं उसकी जाति बताऊंगा तो कहेंगे जाति और धर्म की सियासत करते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं माफिया को ठोकना सरकार का काम थोड़ी, वो तो न्यायालय काम है। अब ये देखिए, ये दिल्ली और केजरीवाल पता नहीं कहां जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार बीजेपी जो है माफिया की सफाई के नाम पर वोट मांग रही है, कह रही जब सेफ रहोगे तब तो शहर की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण की बात करोगे। देखिए, ये माफिया की सफाई कहां करी है इन्होंने? इनके तो दो प्रकार के माफिया हैं, एक माफिया सत्ता संरक्षित है और एक साधारण माफिया। हम तो कहते हैं सबके ऊपर समानता से कार्रवाई करिए। और एक देखिए, इनकाउंटर अगर हुआ होता मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि पुलिस के ऊपर अगर कोई अपराधी गोली चला रहा है, पुलिस उसको मारेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन एनकाउंटर को स्टेज करना, इनकाउंटर को फेक करना, और ये फेक इनके वक्तव्य से प्रूव होता है। ये बार बार कहते हैं हमने जो है मिट्टी में मिला दिया, हमने गोली मार दे दिया, मतलब ये दिखाना चाहते हैं।
इस पर बात होनी चाहिए ना, आप लोगों ने निश्चित रूप से। आप ये बताइए ना, डेंगू से कितनी मौतें हो रही हैं प्रदेश में, डेंगू को क्यों नहीं रोक पाया आप? प्रदेश में जो है फॉगिंग क्यों नहीं होती नगर निगमों में, डेंगू की जबकि बात प्रदेश कर रहे में भी हैं। आपकी सरकार 2 साल पहले इन्हीं महानगरों में कोरोना में लाशें बिछ गई थी, घर घर लाशें निकली थी, लेकिन उसके बावजूद लोग वोट डालने नहीं निकलते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसी लखनऊ में इसके ऊपर नहीं लड़ेंगे, एक दिन में 8-8 लाशें जली हैं, एनकाउंटर कर दिया। उसके बावजूद पब्लिक को अपनी मुझे लगता है ब्रजेश जी ये जवाब इनको देना पड़ेगा कि एनकाउंटर हुए हैं या किए गए। ये जनता थोड़ी है, जनता को जवाब देना है। बीजेपी को आप क्यों इससे कनेक्ट कर रहे थे? तो पब्लिक जिम्मेदार है, बीजेपी तो चुनाव लड़ी रही है अपना। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए ये कहते हैं हमने एनकाउंटर कर दिए, देखिए यहाँ पे जब तक जनता को जवाबदेह नहीं बनाएंगे ना, तब तक ऐसे ही होगा। तो ये अपराध कर रहे हैं। 35% 30% वोट ही पड़ेगा, जनता को जवाबदेह बनाने की जरूरत है। देखिए ना, आज कहते हैं अपराध कम है उत्तर प्रदेश में, तो बताइए सपा की सरकार में जनता वोट करने निकल रही थी क्या? अब निकल रही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आप सामने राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं। रोहित, कह रहे माफिया की सफाई के नाम पर, और आजकल आज आपके गढ़ में भी है कि इन्होंने अनिल दुजाना को, नहीं ठीक बात है। बिल्कुल ब्रजेश जी, आपत्ति तो नहीं है कोई? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं ब्रजेश जी। इनको सिर्फ दलित, पिछड़े, मुसलमान यही माफिया लगते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। होंगे माफिया, बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ माफिया होंगे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं, अब राजभर जी आप तो चुप ही रहो कम से कम, है ना? नहीं, अभी मैं उनका राजभर नहीं, राजभर जी की पार्टी से है ना, पीयूष मिश्रा बीच में नहीं, इन्होंने कहा ना कि जाति, तो कम से कम मतलब खाली राजभर की जो पार्टी हो वो अगर जाति की बात करें तो मतलब वो तो चुप ही रहे, मुझे लगता है ज्यादा ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ भाजपा की, कूदा कौन? राजभर जी। क्यों कूदे? क्योंकि भैया बैकिंग भी तो देनी है, तय हुआ है बी टीम, वो बैकिंग भी तो देनी है ना। नहीं, विपक्ष कौन सा? ये वैसा ही विपक्ष में जैसे बीएसपी विपक्ष में है, जैसे ओवैसी जी विपक्ष में है, वैसे ये भी विपक्ष में है। जैसे बीएसपी विपक्ष में है, मिश्रा जी आपको देख के क्यों बौखला गए? जिस तरीके से ओवैसी जी विपक्ष में, उसी तरीके जब विपक्ष में तो फिर क्यों बौखला रहे? पूछिए ना इनसे, ये तो अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं यहाँ पे बौखला के। जब ये विपक्ष में तो बताए ना यहाँ पे कि भैया 35% वोटिंग हुई है, चुनाव आयोग कहा था, चुनाव आयोग करोड़ों रुपए का बजट उड़ा देता है, चुनाव आयोग जवाब दे नहीं है, सरकार जवाब दे नहीं है। अरे ये बताए ना, जो पत्थर चल रहे थे, अरे जो पर्दा नशी देख के, पर्दा नशी दिखा रहे थे, ये पर्दा नशी की चेकिंग करेंगे, उसके ऊपर आवाज उठाए ना। ये जो लोगों की शक्ल पे दाढ़ी देख के काम होता है, उस पे आवाज उठाए ना, ये क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर ये विपक्ष में, तो ये विपक्ष में तो बताए कि आदमी का नाम देख के उसको पोलिंग स्टेशन में आने दोगे। अगर नाम उसका इनको पसंद नहीं आया तो उसको पोलिंग स्टेशन में। आप तो बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे, इनको क्या प्रॉब्लम है? डेफिनेटली इनको मीटिंग कहा जाएगा। इनके पश्चिम से था ना, इसीलिए इनको जाति दिख रही है, इसीलिए ज्यादा अरे भैया, हमने तो एनकाउंटर को भी बोला था कि गलत है। हमने तो हकीक अहमद के एनकाउंटर को भी बोला था गलत है, और कहा था दुर्दांत अपराधी था, लेकिन अगर पुलिस अभिरक्षा में उसका एनकाउंटर हुआ है तो गलत है। हमने तो उसके लिए भी गलत बोला था। तो इसलिए राजभर जी कृपया करके हमको ज्ञान ना बांटे। आप भाजपा की बी टीम है, ये पूरा देश जानता है, ये खाली उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है। जिस तरीके से बसपा और जिस तरीके से ओवैसी जी विपक्ष में है, उसी तरीके से आप। एक सेकंड रोहित रुक जाओ, रोहित एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अरे सुनो पीयूष मिश्रा, पीयूष मिश्रा रुको, किस लिए माफी मांगे हो? क्या कर डाले हैं? ये अपराधियों की जो है जाति बता रहे हैं। ओके, अब रुक जाओ, सुनो, हाँ अब सुन लो, वो कह रहे हैं माफी मांगो। नहीं बिल्कुल, हमें बिल्कुल जब हमको तो तब तक जवाब तो सुनो, सुनने की क्षमता विकसित करो। रुक जाओ, हाँ बोलो रोहित। नहीं, ये जाति और धर्म के नाम पे देख के वोटिंग करने दे रहे हो लोगों को, और हमसे कह रहे हो कि जाति बता रहे हैं हम। आप रेसलरों की जाति बता रहे हो, तब मुंह से आवाज नहीं निकलती है। जो रेसलर जब मेडल लेके आ रहे थे तब भारत की बेटी आती, और मोदी जी की बेटी थी वो। अच्छा, और आज उनको जाट बता रहे हो आप, तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। जरा पीयूष मिश्रा को रोके रहना। पीयूष मिश्रा, अब्बास अंसारी जी कौन है? अब्बास अंसारी मेरे विधायक हैं। किसके सुपुत्र? अभी तक उन पर कोई भी मुकदमा चल रहा है जो कि सिद्ध नहीं हुआ है। संत है, संत। एक सेकंड रुक जाओ, किसके सुपुत्र हैं? आप ही बताओ, पिछली बार वाला आप तो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो। आप कहना क्या चाह रहे हो मैं वही कह देता हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हो मैं वही कह देता हूँ। नहीं बताओ तो किसके सुपुत्र हैं? मुख्तार अंसारी के सुपुत्र हैं, जो कि इस समय जेल में है और सजा याफ्ता हैं।
हमारी पार्टी से मुख्तार अंसारी का कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी का स्पष्ट कर रहा हूं, अब्बास अंसारी से लेना देना है, जिन पर अभी तक कोई भी मुकदमे सिद्ध नहीं हुए हैं। ओके, मतलब बेटे से लेना देना है, पिता से नहीं। अरे वैसा करेंगे तो कितना मैं आपको उठा के ऊपर से नीचे दिखा दूं, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो। अच्छा, भाजपा के चलो बताओ। अरे कई है, बता तो दो, चौधरी जी हैं, हिसाब किताब कर लेंगे। अरे रजिस्टर में बड़ी मुश्किल से नाम लिखा है, काहे कटवा रहे हैं ब्रजेश जी? रजिस्टर में नाम बहुत मुश्किल से लिखा है, कर जाएगा भाजपा का नाम। मिश्रा जी वो गेंद मत फेंका करो कि खुद न खेल पाओ। नहीं, और ये जो कह रहे हैं ना पिताजी से, एक मिनट विजय जी 10 सेकंड अप्लाई कर दो इनको। जो बता रहे हैं ना कि पिताजी से इनका कोई संबंध नहीं है, कोरोना काल में इनके नेता जेल में गए थे मिलने पिताजी से। मैंने कहा कोरोना काल में मैंने इनके आरएलडी के नेता गए थे जेल में मिलने। पूर्वांचल पश्चिमांचल के जो है माफिया मारा जाता, तो मैंने जात के कैटेगराइजेशन नहीं किया। मैंने कहा कि तुम माफी मांगो, तुमने गलती करी है। ऑन कैमरा कह रहा हूं कि इन्होंने अपराधियों की जाति बताई, सबसे बड़ी शर्मनाक विषय है। आरएलडी तो को माफिया के बेटे को, जो खुद माफिया है, उसको चुनाव लड़ाने और उसको विधायक बनाने वाली पार्टी आरएलडी से कह रही माफी मांग लो। नहीं, ये बताइए कि क्या रोहित के ही पलट के कहने आप माफी मांगो तो नहीं, ये बताइए आरोप सिद्ध हुआ? नहीं, आरोप सिद्ध हुआ। जेल के अंदर किस तरीके से अनियमितता पाई गई है अब्बास अंसारी के साथ? अरे जेल और मुद्दा नहीं है, चुप हो जाओ। प्रदेश को नहीं पता, आप तो वही कर रहे हो, शांत हो जाओ, हो गया। जेल और कोई मुद्दा नहीं है। अरे अनियमितता पा गई, ओके, सुधा मिश्रा, तो उसकी सजा भोग दो परिवार से। शहरों की साफ सफाई, पार्कों की साफ सफाई, मोहल्ले में ठीक स्ट्रीट लाइट का जलना, आवारा कुत्तों का इस वक्त कितना आतंक है। कभी कभी ऐसे वीडियोस आते हैं जो बड़े खौफनाक होते हैं। जी बिल्कुल। बिजली ठीक नहीं आती, सीवरेज सिस्टम सही नहीं है। अगर 1 घंटा की बारिश हो जाए तो शहर डूबने लगता है आधा मोहल्ला। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों चिंता नहीं है लोगों को, और ये मुद्दा क्यों नहीं बना इस बार? ब्रजेश जी, मुद्दा बना, लेकिन आप जानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है और जो हमारी मेयर थी, फीता काटने के अलावा कोई काम तो किया नहीं गया। दूसरी बात, जब जनता के बीच में आपने एकदम स्पष्ट, जब ये कोरोना आया था ब्रजेश जी, जिस तरह से लखनऊ के हालात थे, मैं बाकी देश की बात की नहीं करूंगी, अपनी लखनऊ की बात करती हूं मैं, जो हालात बनाए गए, जो लोगों को बताया गया, दिखाया गया, और जो लोगों के अंदर डर और भय कि दवाइयां तक लोगों को नहीं मिल रही थी। जो भाजपा की जानने वाले लोग थे उनको दवाइयां मिल जा रही थी क्योंकि उनके सोर्सेज थे, लेकिन बाकी लोग किस तरह से सड़क पे, अपने घरों में, अस्पतालों में किस तरह थे, आपको पता है, मुझे पता है। लाशों की गिनती तो एक दिन में हम कर नहीं पा रहे थे, कई दिनों तक, अप्रैल और जो मई जून की जो तो वही तो शहर मैं आ रही हूँ। हाँ, 35% अगर हो रही है तो सोचिए, जिस 9 साल में भाजपा बार बार कहती है हमने ये काम कर दिया, अगर वो काम हुआ होता और जनता के बीच में आता कि हाँ, पक्ष विपक्ष दोनों चीजें अपने सवाल उठाएंगे, प्रश्न का उत्तर आएगा। जब सब लोग देख रहे हैं कि भय के द्वारा विपक्षियों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जाति विशेष, जाति का नाम लेके, धर्म का नाम लेके लोगों को किसी तरह की वो चुप रहे, प्रश्न का उत्तर न मिले। 65% लोग वोट डालने न निकले, इसमें कोई अकेले बीजेपी में नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल है इस व्यवस्था का, ब्रजेश जी, ये सवाल है 4-5% नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल इस व्यवस्था पे है कि जो सरकार मौजूदा समय में है, उसने ऐसा कौन सा माहौल बना दिया कि लोग अब वोटिंग करने नहीं जा रहे हैं। सबसे खराब हालत है ये ब्रजेश जी, और ये डिस्कवरी तो आप लोग को करनी है। बिल्कुल, हम कर रहे हैं। उसी के लिए रोज सड़कों पे जब हम पाए जाते हैं ब्रजेश जी, और आप लोग कहते हैं कि आप लोग करते क्या है, 24/7 चुनाव लड़ने वाली पार्टी ये तय नहीं करा पा रही है चुनाव आयोग से कि लोगों के अंदर जागरूकता आए और लोग अपने मतदान को कर सके। सोचिए इस देश में क्या हो रहा है, जिस मतदान के लिए पहले सड़कों पे गाड़ियां घूमती थी कि कुछ भी करे न करे मतदान अवश्य करें। इस बार आपने देखा, ये इन लोगों ने हर संस्था को अपने अकॉर्डिंगली चलाने, पुलिस प्रशासन को भय प्रदान करने के लिए, और जहां पे आतंकवादियों लोगों को बरेली से आज की घटना, ब्रजेश जी आज की नहीं मैं आज वहां तो आप लोग 65-70% तक पहुंचवा देते हैं, ऐसा मोटिवेट कर देते हैं पब्लिक को। नहीं, हम मोटिवेट ही कर रहे हैं ब्रजेश जी। आपने एक प्रश्न उठाया था कि ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है इस लोकतंत्र के लिए कि जनता मतदान नहीं कर रही है। जब ये प्रश्न मैं उठाती हूं किसी मंच पे कि जनता ने कितना परसेंटाइल वोट किया, तो आप लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, तुरंत प्रश्न होता है तो आपको कितना मिलता था। इस जब प्रश्न को हम दरकिनार कर देते हैं, कितने परसेंट में लोग सरकार बना रहे हैं, अगर इस पे मुद्दों पे बात नहीं होगी और लोगों को इसमें सोचने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, तो ब्रजेश जी ये स्थिति बनी रहेगी। अब आप चुनाव के बाद ना पब्लिक के बीच जाइए, बिल्कुल, और उनका सर्वे करिए, उनसे पूछिए, और उन 65% से पूछिए कि तुम वोट देने क्यों नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको, मैं बताती हूँ,
मैं बताती हूँ क्यों नहीं दे रहे हैं। लोगों को डर है कि अगर हम चले गए, इनकी पार्टी में नहीं गए और उनको मालूम चल गया, नौकरी जाएगी, जो कुछ मिल रहा है वही मिलना बंद हो जाएगा। नहीं ब्रजेश जी, ज्यादा नहीं है, हकीकत है। आप लखनऊ में पता कैसे चलेगा कि आप वोट दे के आए हैं? वोटर लिस्ट से नाम गायब कैसे हुए हैं? शिकायतें करने के बाद, चेकिंग करने के बाद, जो सत्ताधारी लोग हैं, लोग जो विधायिका में चुनाव में वोट डाल के आए थे, उन्हीं का नाम गायब है। सब कुछ करने के बाद अगर नाम नहीं है, मैंने जो नाम लिया, जिनको पुलिस ने आज पकड़ा था, बंशी मिश्रा जी की बात कर रही हूं मैं, उन्होंने सारे चुनाव, मतलब जितने साल से वो मतदान देने लायक है तब से चुनाव दे रहे थे, उनका मतदान हो रहा था, अचानक गायब। मेरे कॉलोनी में मेरे घर के 2 लोगों के नाम गायब, मेरा नाम है, मेरे बाकी लोगों का नाम गायब। कैसे हो रहा है ये? इसका मतलब सोची समझी एक ताकत के तहत ये चीजें की जा रही हैं कि एनी हाउ जो वोटर लिस्ट तो पब्लिक डोमेन में थी ना, बिल्कुल डोमेन में थी। कैसे? तो उसमें जो नाम पहले थे, नहीं चेक किया गया, जो नाम तब थे आज नहीं है। ऐप में नाम दिखा रहा है, उसमें लिस्ट में दिखा रहा है, ये अनियमितता हुई कैसे? ऐप में नाम है, पुनरीक्षण के बाद बिल्कुल लिस्ट में नहीं है, हाँ, तो देन इट्स अ सीरियस इशू। बिल्कुल बता रही हूं, एक्सपोज करिए, बिल्कुल करना चाहिए ब्रजेश। इसलिए मैं आपके मंच पे बोल रही हूं इस बात को कि अगर चीजें ऐसी की गई हैं तो जनता को, आपको, हमको, सबको एक साथ सड़क पे आना पड़ेगा कि आखिर ये सरकार कौन से लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। लेकिन ये सवाल मैं इस अफसोस के साथ छोड़े जा रहा हूं, और आप सबको इस पर चिंतन और मनन करना है कि बड़े शहरों में अगर 65% लोग अपने शहर के चुनाव में, अपना सभासद और अपना मेयर के चुनाव में मतदान करने नहीं आ रहे हैं, तो कोई व्यक्ति, वो 65% कम से कम, इस बात की कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं कि उनके शहर, मोहल्ले या घर के आसपास सफाई नहीं हुई, जल भराव हो गया, कुत्ता दौड़ा के काट लेता है, पार्क ठीक नहीं है, बिजली ठीक से नहीं आ रही है, या सीवरेज सिस्टम में कोई कमी है। कंप्लेंट करने का वो अधिकार मतदान न करने से खो देते हैं। एक बार विचार करने की आवश्यकता है, और कम से कम दूसरे चरण के जो मतदाता हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि पहले चरण वालों से मत सीखना, पहले चरण वालों को हरा देना और दिखाना कि आप इनसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज से पहले चरण वालों से आगे निकल गए। और अपने शहर को साफ सुथरा रखिए, मोहल्ले को साफ सुथरा रखिए, वोट ज़रूर करिए, अपना पार्षद और अपना मेयर खुद चुनिए। धन्यवाद, नमस्कार।